हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, क्लास 12 का बहुत शानदार चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका बहुत जबरदस्त टॉपिक प्रिज्म फॉर्मूला आज कहने वाले हैं। प्रिज्म फॉर्मूला, यस सर, प्रिज्म फॉर्मूला के बारे में हमने सुन के रखा हुआ है। जब हमको लैब लेके जाते हैं तो वहां पर प्रिज्म की बातचीत तो होती है, ऐसे एक आंख बंद कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि जरा चेक करना कि पिन लाइन पे आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, हम बोल देते हैं कि हाँ सर प्रिज्म लाइन पे, वो पिन जो है लाइन पे आ रही है। ठीक है, बट एग्जैक्टली होता क्या है उसके अंदर, वो पूरी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं अभी। ठीक है, अब जरा जल्दी से आ जाओ प्रिज्म के ऊपर, एग्जैक्टली होता क्या है प्रिज्म। ठीक है, तो ये होता है देखने में कुछ, ठीक है, सबने देखा होगा। ठीक है, एक आध तो क्या ब्लेजर में भर के भी ले आते हैं घर, ठीक है, लैब से। तो ये छोटा सा प्रिज्म होता है, इसलिए जेब में आता है। अब उसके बाद प्रिज्म के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो प्रिज्म इज द पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए सुटेबल एंगल। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल, These are inclined to each other at a suitable angle। बोले तो ये वाला एंगल, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी कह सकते हैं फॉर दिस गिवन पर्टिकुलर डायग्राम। ठीक है, अब ये आपके पास प्रिज्म हो गया है, लेकिन प्रिज्म में फिर भी बता रहा हूं मैं कि प्रिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका फॉर्मूला। और प्रिज्म फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पे आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आपको कहानी पूरी क्लियर होनी चाहिए। ये क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम का रेशियो होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो सेम तरह की चीजों का रेशियो है, मतलब वेलोसिटीज का ही रेशियो है। सो देयरफॉर दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी, दिस इज अ यूनिट लेस क्वांटिटी। इस बात पे जरा गौर फरमाइएगा आप। ठीक है, चले अब जरा आते हैं सीधे के सीधे तौर पे प्रिज्म फॉर्मूला के ऊपर, बिना समय लगाए हुए। अब जरा एक बार आप पढ़ लीजिए कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, ये समझने के लिए ना क्या क्या चीजें, क्या क्या की रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर, इसके डेरिवेशन पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो की रूल्स है जरा वो देख लो। अ रे ऑफ लाइट सफर्स टू रिफ्रैक्शन। अच्छा, जब लाइट रेज पास करती हैं प्रिज्म में से तो उसको दो बार रिफ्रैक्शन से सफर करना पड़ता है। अब ये दो बार रिफ्रैक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, हमें कैसे मालूम चलेगा? एक बार डायग्राम देखो, तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये तुम्हारे पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है, मान लो क्या है, ये हमारे पास एक प्रिज्म है। ठीक है, अब क्या हुआ कि लाइट रेज आई ऐसे करके, तो लाइट रेज जब यहां पे आके स्ट्राइक करेंगे ना, तो इसको अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां पे प्लॉट होगा इसका नॉर्मल। क्या प्लॉट होगा? यहां पर प्लॉट होगा इसका नॉर्मल। अब लाइट रेज जा रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो लाइट रेज कहां बेंड हो जाएंगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो कायदे से इसको निकलना चाहिए था सीधे, बट सीधे जा नहीं पाएगी, ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये था नॉर्मल। तो पहला रिफ्रैक्शन तो भाई साहब यहीं पर आ गया, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। उसके बाद जब लाइट रेज यहां पे आके हिट करेगी, जब लाइट रेज यहां पे आकर के हिट, एक सेकेंड, ये जरा इसको गायब करें, अब करते हैं। जब लाइट रेज यहां पे आके हिट करेंगी तो फिर आप बनाएंगे नॉर्मल यहां पे वापस से, बिकॉज ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या हो जाएगा? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और उसके बाद लाइट रेज निकल जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो बिकॉज लाइट रेज ट्रैवल करिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर, निकल जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। लाइट रेज अब निकल जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो यहां पे क्या होने वाला है, पहला रिफ्रैक्शन यहां देखने को मिल गया और दूसरा रिफ्रैक्शन आपको यहां देखने को मिल जाएगा। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि प्रिज्म में जब लाइट रेज पास करती है ना, तो इट सफर्स टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, टू टाइम्स रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये वाली कहानी यहां पे लिखी हुई थी। अब उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, जरा गौर करना अच्छे से। दो बार तो हो गया इसमें रिफ्रैक्शन, हेंस डेविएट्स थ्रू अ सर्टेन एंगल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपने ओरिजिनल पाथ से वो सर्टेन एंगल से जो है वो डेविएट हो गई हैं। तो कैसे डेविएट होगी जरा गौर करो। अगर ये ग्लास प्रिज्म बीच में आता ही नहीं तो लाइट रेज यहां निकल चुकी होती, लेकिन जब ग्लास प्रिज्म बीच में आ गया तो लाइट रेज यहां चली गई। तो यहां पे कायदे से हुआ क्या है भाई साहब, ये है भटका हुआ एंगल। कैसे कहा मैंने? लाइट रे ऐसे आ गई, अगर ये ग्लास प्रिज्म बीच में नहीं आता तो लाइट रेज यहां चली जाती, लेकिन अब लाइट रेज जा रही हैं इस तरफ, तो यहां पे ये हो गया है भटका हुआ एंगल। इसे कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि दैट पर्टिकुलर एंगल जो कि ओरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड पाथ, इमर्जेंट पाथ के बीच में बन रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द प्रिज्म फॉर्मूला इज डिराइव्ड कीपिंग इन माइंड दैट, यहां पे वी आर कंसर्न
कंसर्न ओनली अबाउट द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये पूरी कहानी क्या होती है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकाला जाएगा, किन कंडीशंस के करस्पॉन्डिंग ऐसा होगा कि डेविएशन मिनिमम हो पाएगा, उन सब चीजों की बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उसके पहले एक बात आप समझ जाओ कि आपको स्नेल्स लॉ आता है कि नहीं आता है। स्नेल्स लॉ के लिए जिन्होंने पढ़ के रखा है मुझसे उनको पता है कि स्नेल्स लॉ के लिए मैं क्या बोलता हूं। कहां से आ रही हो, कहां से आ रही हो, किससे पूछेंगे, लाइट से, कि कहां से आ रही हो इक्वल टू कहां जा रही हो। ठीक है, कहां से आ रही हो इक्वल टू कहां जा रही हो, कहां से आ रही हो इक्वल टू कहां जा रही हो, मतलब रेयरर से आ रही हो और डेंसर में जा रही हो, या डेंसर से आ रही हो और रेयरर में जा रही हो। अगर रेयरर से आ रही हैं और डेंसर में जा रही हैं, कौन, लाइट रेज, अगर रेयरर से आ रही हैं और डेंसर में जा रही हैं लाइट रेज, तो आप इसके लिए ऐसा करेंगे, रेयरर के लिए म्यू1 यूज करते हैं तो म्यू1 लिख देना। उसके बाद साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू, डेंसर के लिए क्या यूज करते हैं, म्यू2 यूज करते हैं तो म्यू2 लिख देना। उसके बाद वहां पे जो एंगल बन रहा होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन के बाद आर लिख देना। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना चमका पक्का। तो ये स्नेल्स लॉ चमका लो दिमाग में, अटका लो दिमाग में, बिकॉज वही आपकी हेल्प करने वाला है प्रिज्म फॉर्मूला के डेरिवेशन के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक छोटी सी बात और जो डेरिवेशन में यूज होती है वो ये होती है, आपको पता होना चाहिए कि एक ट्राइंगल वाले में एक प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू वन एक्सटीरियर एंगल। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा एक बार डायग्राम पे नजरें घुमाएं। ठीक है, ये है हमारे पास तरीके से एकदम प्रिज्म लेके रखा हुआ तरीके वाला। लाइट रेज आ गई, स्ट्राइक करी, ये रहा पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यहां पे हो गया है रिफ्रैक्शन, लाइट रेज बेंड हो गई है टुवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट रेज यहां पे जाकर के स्ट्राइक करेंगी तो यहां पे बनेगा वापस से एक नॉर्मल, और लाइट रेज फिर अब जा रही है डेंसर से रेयरर, तो लाइट रेज बेंड हो जाएंगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब जो आ रही है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो अंदर फंस गई इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, जो फंस के बाहर निकल गई उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। ठीक है, आ रही है इंसिडेंट, फंस गई तो रिफ्रैक्टेड, फंस के बाहर निकल गई तो इमर्जेंट। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये वाली पूरी बात आपको समझ में आ गई है, पक्का डन। अब मैं आपको पूरा का पूरा प्रिज्म फॉर्मूला करके दिखाता हूं। उसके लिए एक काम किया जाए, यहां लिख देता हूं कि एग्जैक्टली प्रिज्म फॉर्मूला होता क्या है। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन। भाई ये जो एंगल है ना ये बस डेविएशन एंगल है, पर यहां जो फॉर्मूले के अंदर आता है वो आता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो साइन ए प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अपॉन 2, और उसके बाद साइन ऑफ ए बाई 2 अपॉन 2 जो है ना वो बस साइन के अंदर जो पैरामीटर है एंगल उसका, उसके अपॉन में आ रहा है। ठीक है, उसको डिवाइड करना है 2 से, तो इसको कहा जाता है तुम्हारे पास प्रिज्म फॉर्मूला। ये रहा रिप्रेजेंटेशन फिगर। अब एग्जैक्टली डिराइव कैसे होगा तो उसके लिए अपन है, ठीक है, आप करते हैं डायग्राम। अच्छा, ये मैंने क्यों बनाया था, बस ये बताने के लिए कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी लाइट रेज ट्रैवल करती है किसी प्रिज्म के थ्रू तो उसको 2 बार रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन का सामना करना पड़ गया। ठीक है, अब इसको दिखाता हूं मैं तरीके से पूरा प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करके। ठीक है, बस 7 साल बने रहो, आराम से काम हो जाएगा। कुछ इस तरह का ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होने वाला है भाई साहब, लाइट रेज जाएंगी और स्ट्राइक करेंगी बहुत तरीके से। ठीक है, तो लाइट रेज गई, व्हाइट कलर की लाइट रेज लेते हैं यार, तो लाइट रेज गई और स्ट्राइक कर गई इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करी ना वहां पे आप प्लॉट करते हैं नॉर्मल। क्या प्लॉट करते हैं वहां पे आप, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल लेंगे डेंजर कलर रेड से, ये रहा इसका नॉर्मल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा कि लाइट रेज जा रही है यहां से, तो लाइट रेज अब बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो कायदे से लाइट रेज को जो है ना, कायदे से लाइट रेज को जो है वो निकल जाना चाहिए था कुछ इस तरह। बट अब जो लाइट रेज है ना वो बेंड हो जाएंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट रेज चले जाएंगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद लाइट रेज यहां पे गई, अब जहां पे स्ट्राइक कर रही है ना वहां पे आप फिर से क्या बनाएंगे, आप फिर से बनाएंगे नॉर्मल। क्या बनाएंगे आप फिर से, नॉर्मल। ये बना दिया आपने लाइट रेज के लिए नॉर्मल। अब उसके बाद लाइट रेज जब यहां से बाहर निकल रहे हैं तो इट्स लाइक दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और जब लाइट रेज ट्रैवल करेंगी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर तो वो बेंड हो जाएंगी यहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट रेज यहां पे बेंड हो जाएंगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल
कुछ इस तरह, ठीक है। अब जरा गौर करना, अगर ये ग्लास प्रिज्म बीच में आया ना होता तो लाइट रेज यहां जा रही होती, लेकिन जब ये बीच में आ गई तो लाइट रेज यहां चली गई। तो भाई साहब ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये भटका हुआ एंगल है। ये आपको दिखा रहा है कि भाई जाना कहां था, चले कहां गए, ठीक है। तो ये जो एंगल बन रहा है यहां पे, इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहा जाएगा इसको? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। उसके बाद ये एक एंगल बनेगा, इसको रो 1 कह देंगे। ये एक एंगल बनेगा, इसको रो 2 कह देंगे। ये वाली बात समझ में आ रही है? तो रो हो गया, ये हो गया रो 1, ये क्या हो गया रो 2, ठीक है। अब जरा गौर करो, जब लाइट रे आकर के स्ट्राइक करती है ना, तो ये जो भी एंगल बनता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है फर्स्ट टाइम का, और उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो भी एंगल बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट टाइम का। उसके बाद लाइट रेज गई, यहां गई। अच्छा मान लो अगर यहां से ना यहां पे अगर मान ले कोई प्रिज्म रखा होता, यहां पे कोई अगर प्लेन मिरर रखा होता, प्लेन मिरर, ठीक है, और प्लेन मिरर पे लाइट रे स्ट्राइक करती है अगर 90 डिग्री के एंगल पे, तो पता है क्या होता है? जैसे जाकर के टकराई वैसे ही सीधे पलट लेती है ऐसे पीछे की तरफ। ये वाली बात समझ में आ रही है? पक्का। जब लाइट रे सीधे पलटती तो ये वाला इंसिडेंस हो रहा होता फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। क्या हो रहा होता? फॉर द सेकेंड टाइम, बिकॉज फर्स्ट टाइम तो यहां पे हो चुका है, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हो रहा होता फॉर द सेकेंड टाइम, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा होता फॉर द सेकेंड टाइम। ये वाली बात समझ में आ गई आपको? बिकॉज ये होती फिर रिफ्रैक्टेड रे और ये एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। अब इतनी बात पूरी क्लियर है आपको? अब जरा गौर करिएगा अच्छे से, इसको तो कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑब्वियसली ऐसे करेंगे इसको रिप्रेजेंट, ठीक है। अब एक बात सुनना, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं एक बात बोलूं तो जो रो है ना वो एक्सटीरियर है, और रो 1 प्लस रो 2 कैसे हैं? वो तो इंटीरियर है। तो रो क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर, और रो 1 प्लस रो 2 क्या हो जाएंगे? इंटीरियर। तो आपको ये बात पता होती है कि समेशन ऑफ 2 इंटीरियर इक्वल टू 1 एक्सटीरियर। तो जो रो है ना वो दरअसल किसके बराबर है? वो है रो 1 प्लस रो 2 के बराबर। क्या आपको ये वाली बात पूरी समझ में आ रही है? पक्का, डन। तो रो किसके बराबर है? रो 1 प्लस रो 2 के बराबर। अब जरा गौर करना, अगर आप यहां देख पाए अच्छे से तो I1 जो है ना वो रो 1 प्लस R1 के बराबर है। मेरे भाई क्या बोला मैंने? I1 किसके बराबर है? रो 1 प्लस R1। इसको जरा लिखें यहां पे, I1 जो है ना वो है रो 1 प्लस R1 के बराबर, ठीक है। और सिमिलरली यहां पे जो I2 बन रहा है, यहां पर जो I2 बन रहा है वो हो जाएगा रो 2 प्लस R2 के बराबर। किसके बराबर? रो 2 प्लस R2 के बराबर। अब किसको कब कहां यूज करना है वो तो मैं करवा दूंगा, बस अभी ध्यान देना कि ये जो लिखा हुआ है वो चमका क्या? I1 क्या है? रो 1 प्लस R1 के बराबर। I2 क्या है? रो 2 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। अभी जिसकी रिक्वायरमेंट है ना बस वो भरते हैं। भाई मुझे लगा कि यहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ेगी रो 1 की, ठीक है। जब रो 1 निकालोगे ना तो I1 माइनस R1 हो जाएगा, तो रो 1 क्या हो जाएगा? I1 माइनस R1, ठीक है। उसके बाद जब तुम रो 2 निकालोगे, निकालो यहां से रो 2, ठीक है। तो रो 2 क्या है? I2 माइनस R2, तो रो 2 क्या हो जाएगा? I2 माइनस R2, ठीक है। तो यहां से एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू, प्लस वालों को एक तरफ लिख लो, I1 प्लस I2 को लिख लो एक तरफ। उसके बाद माइनस R1 माइनस R2, माइनस R1 माइनस R2, तो उसमें से माइनस कॉमन ले लेना तो हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। तो I1 प्लस I2 माइनस हो जाएगा R1 प्लस R2। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई परेशानी हो रही है क्या? पक्का। तो ये आ गया हमारे पास रो का अभी हाल फिलहाल का फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा यहां पे ना एक छोटी सी बात और है, इस डेरिवेशन के अंदर ना इक्वेशंस बनते हैं भरपूर, मतलब लिटरली भरपूर बनते हैं यहाँ पे इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको तो अभी नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, फिर सेकंड वाला कुछ और नया बनने वाला है। अब एक काम करो जरा इस ट्राइंगल पे करना फोकस, ठीक है। ट्राइंगल का अगर मैं नाम बताऊं ना तो पहले तो रख दो मेरे नाम पे P, ये रख दो S और ये रख दो Z, ठीक है। अब जरा गौर करना, मैं जिस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं वो ट्राइंगल है PSZ, ठीक है। अगर मैं आपसे ट्राइंगल PSZ की बात करूं तो किसी भी ट्राइंगल के मैं अगर बात करूं तो उसमें कितना एंगल बनता है? 180। किसी भी ट्राइंगल के अंदर कितना बनता है एंगल? 180 बनता है। तो यहां पर भी इस ट्राइंगल PSZ में कितना एंगल बनेगा? 180। अब जरा गौर करना, ये वाला कितना हो गया भाई? ये हो गया। अब जरा इसको और इसको भी तो ऐड करो, तो यहां पे आप समझ रहे हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये क्या है? ये तो नॉर्मल है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला जो एंगल है वो है 90 माइनस R1। कितना है? 90 माइनस R1। तो ये तो एंगल ए हो गया, ये कितना हो गया? 90 माइनस R1 हो गया। तो लिख देते हैं इसको कि एंगल ए प्लस 90 माइनस R1 प्लस, अब जरा बात करो इस वाले एंगल की, तो भाई साहब ये पूरा, यहां देखिए एक सेकेंड,
ये पूरा जो है वो तो 90 के बराबर है, उसमें से R2 आपको नहीं चाहिए, तो क्या बचेगा 90 माइनस R2, तो ये आ जाएगा 90 माइनस R2। भाई टोटल एंगल जो होगा किसी भी ट्रायंगल में वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 हो गया। 90 प्लस 90 हो गया 180, इसको वहां फेंक दे, निपट गया, तो वहां बचा 0। तो A माइनस R1 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना, 0। तो यहां से जब A निकालोगे ना तो A क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। A यहां पे सिंपल सी बात है, A यहां पे क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलते हो, आया को समझ, ठीक है। तो यहां पे R1 प्लस R2 जहां दिखाई दे आपको उसे क्या भर दो, A के बराबर। कहां दिखाई देगा, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में दिख रहा है R1 प्लस R2 दिख रहा है, तो क्या लिख देंगे उसको, अब उसको लिख देंगे A, तो रो क्या बन जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस A, ठीक है। तो नाउ थोड़ी इंग्लिश में लिखा जाए, नाउ पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1, ठीक है। भाई साहब इक्वेशन 2 से क्या चुराया, R1 प्लस R2 है A के बराबर, ये नॉलेज चुराया। उसके बाद R1 प्लस R2 जो A के बराबर है उसको यहां भर दो, तो A बन जाएगा। तो यहां पे अब सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा I1 प्लस I2, माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है, R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है, ये तो केवल और केवल A के बराबर होता है, ठीक है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई है, पक्का, जल्दी बताओ, यहां तक की कहानी पूरी समझ में आ गई है ना। मैं इसलिए बोल रहा था ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा था बिकॉज यहां तक ना तो सिंगल फ्लो चलता है। अब इसके बाद एक छोटा सा जरा नाजुक सा एक अजम्पशन आने वाला है, तो वो आपको समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अब ये अजम्पशन क्या है, नाउ सुनना अच्छे से, अजम्पशन क्या है। अब एक काम करने वाला हूं मैं, रो जो था ना इसको लिखा था I1 प्लस I2, ठीक है, ये जो ऊपर से देख रहा हूं, और बाद में क्या लिखा हुआ है, माइनस A। I1 प्लस I2 क्या लिखा हुआ है, फिर माइनस A। सर जगह को छोड़ दी बीच में, बिकॉज मैं एक काम करने वाला हूं, यहां अगर मैं लिख देता हूं -2 रूट ऑफ I1 I2, अब तुम बुरा मान जाओगे। मैंने क्या लिख दिया है, -2 रूट I1 I2, तुम बुरा मान जाओगे, क्यों, क्योंकि सर ये तो था ही नहीं इसके अंदर, अब ये कहां से लेकर के आ गए। अब अगर तुम बुरा मान रहे हो तो एक काम करता हूं, इसको बैलेंस करने के लिए प्लस भी कर देता हूं। अब तुम बोलोगे हाँ अब सही चलेगा, अब चलेगा, क्यों, बिकॉज जिस टर्म से तुमको शिकायत थी, जिसको मैंने माइनस किया था, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने प्लस भी कर दिया, तो अब तुम बुरा नहीं मानोगे इसके साथ, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर करा ही क्यों ऐसा, ठीक है, जब इतनी सिंपल सी इक्वेशन यहां पे आ रही थी तो ऐसा करा ही क्यों, तो मेरी बात सुनना, बस 2 मिनट में तुमको समझ में आएगा क्यों करा ऐसा, ठीक है। तो रो क्या आ गया, हाल फिलहाल में इक्वेशन को चेंज नहीं करा है, 3 टर्म्स पहले भी थे, 3 टर्म्स वो वाले तो हैं अभी भी, उसके बाद मैंने एक टर्म माइनस करा और सेम टर्म को मैंने प्लस कर दिया, इक्वेशन बैलेंस तो है, बट क्यों करा अब मैं तुमको बताऊंगा। जरा एक बात और अच्छे से सुनते हुए चलना, ठीक है। ये जो I1 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, I1 लिखा हुआ है, अगर मैं इसको रूट ऑफ I1 का स्क्वायर लिखूं तो भी सेम बात ही है ऑब्वियसली, ठीक है। जो I2 लिखा हुआ है इसको मैं रूट ऑफ I2 का सेम स्क्वायर कर दूं तो भी सेम बात ही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। फिर बगल में क्या है, माइनस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2, और फिर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2, और उसके बाद क्या आ गया है, माइनस का A आ गया है। यहां तक कोई परेशानी आप लोग को, पक्का डन, ठीक है। तो एक बार जरा इसको नोट करो, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को। तो अब जरा इसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या आ चुका है, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। क्या बोला सर आपने अभी, ये भाई जो ये लिखा हुआ ना पहले के 3 टर्म्स, ये दरअसल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हैं। और अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आपको नहीं पता है तो जरा एक काम करो, छोटे भाई बहन से पूछना, उनको पता होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ये होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, ये जो पहले के 3 टर्म्स हैं वो हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 3 टर्म्स आ गए, प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2, माइनस के बाद क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ रही है, पक्का, ठीक है। अब जरा गौर करना, ये तो टर्म आ गया तुम्हारे पास डेविएशन के लिए, किसके लिए आ गया, ये आ गया डेविएशन के लिए। अब सबसे प्यारी बात सुनो, पता है क्या होता है, आपको ध्यान देना पड़ता है मिनिमम डेविएशन पे। कहाँ करना पड़ता है, मिनिमम डेविएशन, बिकॉज मैंने यहाँ कहीं आपको लिख के बताया भी था आई गेस,
ये तो खैर फॉर्मूला होने वाला है, बेसिक फॉर्मूला, इसकी तो आप क्लियर है इस बात को लेकर के। यहां पे लिखा हुआ था द फॉर्मूला इज डिराइव्ड कीपिंग इन माइंड दैट द एंगल ऑफ डेविएशन शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो हमारा मेन कंसर्न क्या होता है कि एंगल ऑफ डेविएशन शुड बी मिनिमम। अब जरा गौर करो, एंगल ऑफ डेविएशन इन 3 टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन इन 3 टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टर्म जो है वो स्क्वायर टर्म है, ऑब्वियसली पावर ज्यादा उसकी। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन का सबसे ज्यादा जो इंफ्लुएंस पड़ने वाला है, किसका पड़ने वाला है, इसका पड़ने वाला है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमाइज हो जाए तो ये तभी पॉसिबल है जब ये डोमिनेटिंग टर्म जो है ना वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। सुनना वापस से, एंगल ऑफ डेविएशन इन 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, उसमें भी सबसे ज्यादा इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर यही वाला टर्म जीरो हो जाएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन विल बिकम मिनिमम। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं, यहां पे ध्यान देना अच्छे से। टू हैव एंगल ऑफ डेविएशन एज मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो वी नीड टू हैव, हमें ये चाहिए, वी नीड टू हैव कि भैया ये जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग टर्म है, वी नीड टू हैव अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग टर्म है, दिस शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है, अब एक काम करो, ये वाली बात समझ में आ गई। इसका मिनिमम होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है ये वाला टर्म 0 हो जाए। ठीक है, अब ये वाला टर्म जब 0 हो रहा है तो क्या होगा? अब ये कहानी आ गई। अब एक काम करो, उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो यहां से क्या बन जाएगा? अच्छा, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको वहां फेंक देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट ऑफ I2। अब स्क्वायरिंग कर दो इसकी, तो यहां से कहानी क्या आ जाएगी कि I1 इक्वल टू क्या आ गया? I2 आ गया। I1 इक्वल टू क्या आ गया? I2 आ गया। इसका मतलब यह है कि अगर आप ये चाहते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमाइज हो जाए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि I1 की वैल्यू I2 के बराबर होनी चाहिए। उसको सेट करो ऐसा कि I1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? I2 के बराबर हो जाए, तब जा करके जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा दैट विल बी मिनिमम। तो ये सबसे बड़ी कंडीशन है टू हैव मिनिमम डेविएशन। एक बात और सुनना, therefore we have R1 इक्वल टू R2। अगर I1 की वैल्यू I2 के बराबर है ना, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करना। एक बार ये एंट्री वाले इंटरफेस पे, इसका नाम कुछ और भी रख देते हैं, P था, S था, Z था, इसका नाम T रख दो, इसका नाम Q रख दो। PT वाले इंटरफेस पे और PQ वाले इंटरफेस पे एक बार स्नेल्स लॉ यहां अप्लाई करना, एक बार स्नेल्स लॉ यहां पे अप्लाई करना। अगर तुम I1 की वैल्यू को I2 के बराबर पुट कर दोगे ना, तो ऑब्वियसली R1 किसके बराबर आ जाएगा? R2 के बराबर। इस पॉइंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि डेरिवेशन के बाद मैं आपको एक बार ये प्रूव करके फिर से दिखा दूंगा कि हाँ ठीक है भैया, अगर I1 I2 के बराबर है तो R1 की वैल्यू भी किसके बराबर होगी? R2 के बराबर होगी। ये मैं करके दिखा दूंगा, लेकिन इस डेरिवेशन के दौरान ये करने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है कि अगर I1 की वैल्यू I2 के बराबर है तो R1 भी क्या हो जाएगा? R2 के बराबर हो जाएगा। मैं करवा दूंगा उसको भी प्रूफ। ठीक है, अब अगर आपको ये दो फंडे पूरे समझ में आ रहे हैं तो इसका हम कैसे यूज करने वाले हैं? एंगल ऑफ, यहां पे प्रिज्म फॉर्मूले के अंदर हम कैसे यूज करने वाले हैं? प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का मेथड होता है। ठीक है, चले अब जरा आगे बढ़ते हैं। I1 इक्वल टू I2 और R1 इक्वल टू क्या हो चुका है? R2। चलो एक बात सुनना, अब उस इक्वेशन का नाम देख लिया जाए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या आ रहा है? I1 प्लस I2 माइनस A। फ्रॉम इक्वेशन 3 रो क्या आ रहा है? I1 प्लस I2 माइनस का A आ रहा है। हमने अभी क्या फिगर आउट कर लिया कि अगर I1 की वैल्यू I2 के बराबर है तो रो जो है ना वो हो जाएगा मिनिमम डेविएशन। रो क्या हो जाएगा? मिनिमम डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा मिनिमाइज्ड। जब कब? जब I1 और I2 बराबर है। जब I1 I2 बराबर है तो उसको I लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? I लिख दिया जाए। तो माइनस A तो वैसे का वैसा रहेगा। तो मिनिमम डेविएशन I प्लस I कितना होता है? 2I। यहां पे आ जाएगा माइनस A, तो 2I क्या हो जाएगा? मिनिमम डेविएशन प्लस A। तो I क्या हो जाएगा? मिनिमम डेविएशन प्लस A ओवर 2। आया? ये वाली बात समझ में आ गई? पक्का डन। अब जरा एक और इक्वेशन देख लेते हैं। कौन सी वाली? A वाली इक्वेशन। वहां पे क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन नंबर 2। A क्या होता है? R1 प्लस R2 के बराबर होता है। A क्या होता है? R1 प्लस R2 के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम
इक्वेशन 2। हमें एक बात समझ में आ रही है कि ए तो होता है, हमें एक बात समझ में आ रही है कि ए तो होता है R1 प्लस R2। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, टू हैव मिनिमम डेविएशन। ठीक है, अगर आपको चाहिए मिनिमम डेविएशन, टू हैव मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, अगर आप चाहते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाए, तो एक बात तो श्योर है कि I1 की वैल्यू I2 के बराबर होगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, I बोल देंगे। और एक और बात श्योर है, अगर I1 की वैल्यू I2 के बराबर है तो R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R2 के बराबर हो जाएगी। उसको हम क्या बोल देंगे, R बोल देंगे। क्या बोल देंगे, R बोल देंगे। अब अगर ऐसी वाली कहानी बैठ रही है तो आप एक बात समझिए, A क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अब R1 क्या हो गया, R के बराबर, R2 क्या हो गया, R के बराबर। A क्या हो जाएगा, 2R के बराबर, तो R क्या हो जाएगा, A बाई 2 के बराबर। R क्या हो जाएगा, A बाई 2 के बराबर। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है, पक्का डन। तो यहां से I आ गया है मिनिमम डेविएशन प्लस A बाई 2, और यहां पे R आ गया है A बाई 2। नाउ आपके पास काम बस ये बचता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्नेल्स लॉ क्या होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के तहत हम एक बात जानते हैं भली भांति, ठीक है, कि इंडेक्स जो होता है ना वो होता है साइन I बाई साइन R। ठीक है, साइन I बाई साइन R। ठीक है, नाउ सबसे प्यारी समझने वाली बात तो ये है कि हम बात कर रहे हैं मिनिमम डेविएशन की। ठीक है, और मिनिमम डेविएशन कब आता है, जब I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो जाए और R1 की वैल्यू R2 के बराबर हो जाए। तो अब यहां पे जब सारी वैल्यूज बराबर, मतलब जब मिनिमम डेविएशन आ ही चुका है, तो यहां पे साइन I कितना आ चुका है, ये लिखा हुआ है मिनिमम डेविएशन प्लस A बाई 2। ठीक है, तो लिख दो उसको, मिनिमम डेविएशन प्लस A बाई 2 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, साइन R, और R क्या आ चुका है, A बाई 2। खत्म, फिनिश। भाई साहब बहुत लपक डेरिवेशन था, ये आ गया तुम्हारे पास पूरा प्रिज्म फॉर्मूला का डेरिवेशन। ऑब्वियसली यहाँ पे 2 स्लाइड्स तो खर्ची हो गई हैं, तो पहला काम, एक काम करो तरीके से भाई डायग्राम बहुत अच्छे से बनाना। तो ये रहा आपका पहला पूरा काम। ठीक है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो डन। अदरवाइज तो कॉपी लेके बैठा करो। ठीक है, मेरे साथ साथ बनाते हुए चलोगे ना तो जबरदस्त मजा आने वाला है। ये वाली बात समझ में आ गई, उसके बाद फिर आपका काम ये बनता है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें। जल्दी लीजिए, 3 2 1 रेडी गो डन। हो गया, पक्का श्योर हो। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले केस के ऊपर, जल्दी करो, निपटाए इसको। फिर अब ये तो अब गायब है, हो गया प्रेजेंस फॉर्मूला हमारा खत्म हो गया, प्रेजेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां पे रिफ्रैक्शन ये बता दिया आप लोगों को, और अब आ जाते हैं इसके अगले वाले कंटेंट पे। कॉन्सेप्ट ऑफ अ थिन प्रिज्म, कुछ नहीं है, बेसिक प्रिज्म ही है, लेकिन अब है ये बात कि प्रिज्म हो गया है बहुत ही थिन। ठीक है, जब प्रिज्म बहुत थिन हो जाएगा तो एंगल जो है ना वो हम छोटे लेके चलने वाले हैं, और जब एंगल्स आप छोटे लेते हैं तो उसके लिए डेरिवेशंस पे क्या बेसिक फर्क पड़ता है वो आपको बताता हूं। अगर एंगल छोटे हैं, फॉर स्मॉल एंगल्स, ये कहानी सिर्फ सुना रहा हूं फॉर स्मॉल एंगल्स। ठीक है, अगर एंगल छोटे होते हैं ना तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो कभी अगर साइन थीटा आता है ना तो उसको हम क्या लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे थीटा, तो भी काम चलता है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर साइन I1 आ गया, अगर एंगल छोटा है तो साइन I1 को मैं क्या भर दूंगा, सिर्फ I1 भर दूंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतनी बात समझ में आ गई, पक्का डन। चलो भाई लोग, तो ठीक है, एक बार जरा इसको देख लेना, इसको जरा नोट कर लो, नोट कर ही लिया होगा अब तक तो। और एक बार जरा पढ़ो कि जो मैंने बताया ना वो चीज यहां पे आपको दिख रही है क्या, कि एंगल छोटे हो जाते हैं। बाकी जो एकदम कंक्लूसिव पॉइंट है उसको तो मैं डेरिवेशन के साथ ही प्रूव करूंगा, तो इसको भी तरीके से लिख लो और फिर स्टार्ट करेंगे उसके बाद। क्या बोलते हो, फिर पक्का समझ में आ गया। अब जरा एक काम करा जाए, यहां पे जो लिखा हुआ है ना कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका मतलब क्या होगा, ये एग्जैक्टली कैसे फिगर आउट होगा, इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा इसका प्रॉपर डेरिवेशन। ठीक है, अब आ जाए इसके प्रॉपर डेरिवेशन के ऊपर, जरा गौर करिए ना। जैसे अपन लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की इक्वेशन आ चुकी थी I1 प्लस I2 माइनस का A। क्या आ गया था, I1 प्लस I2 माइनस का A। अब अगर
अगर आप डायग्राम्स के ऊपर जाएंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप एंट्री वाले इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं तो I1 इज इक्वल टू आ जाता है म्यू टाइम्स R1 और वहीं पे I2 आ जाता है म्यू टाइम्स R2 और ये कार्यक्रम होता है फॉर स्मॉल एंगल्स। ये वाला कार्यक्रम हो जाता है फॉर स्मॉल एंगल्स। तो एग्जैक्टली ये कैसे होता है, इस पॉइंट को ही तो मैं प्रूव करूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है। अभी यहां पे यूज होने वाला है कि I1 इक्वल टू म्यू टाइम्स R1 और I2 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स R2। बकायदा से इसको प्रूव कर दूंगा। और एक और चीज है, मैं भूला नहीं हूं, मैंने कहा था कि अगर I1 इक्वल टू I2 होगा तो R1 इक्वल टू भी R2 हो जाएगा। इस बात को भी कौन प्रूव करेगा, मैं प्रूव करेगा। लेकिन पहले जरा यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो रो इज इक्वल टू I1 कितना हो गया म्यू R1, I2 कितना हो गया म्यू R2, माइनस क्या चल रहा है, ए चल रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन एक काम करा जाए, यहां से म्यू कॉमन निकाला जाए। जैसे म्यू कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक बात हमको पहले से ही पता है क्योंकि हम एक प्रिज्म का फॉर्मूले का बहुत जबरदस्त लंबा सा डेरिवेशन करके आए हैं। नाउ एज वी ऑलरेडी नो दैट, भाई साहब कॉपी किताब लेके बैठा करिए, साथ में इक्वेशन रेफर करना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। एक बात हमको पहले से पता है कि एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है ना वो होता है R1 प्लस R2 के बराबर। किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के बराबर। अगर R1 प्लस R2 ए के बराबर है तो देयरफॉर एक बड़ी सिंपल सी कहानी है, रो जो है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, यहां पे जो रो है ना ये रो किसके बराबर हो जाएगा, म्यू। R1 प्लस R2 किसके बराबर हो चुका है, ए के बराबर। R1 प्लस R2 हो चुका है ए के बराबर, माइनस के बाद कौन लगा है, ए। तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा म्यू ए माइनस ए। समझ गया क्या करने वाला हूं, ए कॉमन निकालने वाला हूं, ठीक है। क्या कॉमन निकालने वाला हूं, ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू, जैसे हम यहां से ए कॉमन निकालेंगे तो म्यू -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ओ सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन था ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू ए कॉमन निकाल लेना तो म्यू -1 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। इस वाले इक्वेशन के बाद यहां हम पहुंच गए। अब आप समझ जाइए इस वाले फॉर्मूले के अंदर क्लियरली दिख रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो किसी भी तरह के एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाला जो पूरा डेरिवेशन था ना, दिस वाज फॉर थिन प्रिज्म, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं कि दिस वाज फॉर थिन प्रिज्म। ये पूरा फंडा जो होने वाला है वो किसके लिए होने वाला है, वो होने वाला है ओनली फॉर अ थिन प्रिज्म। इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाली बात पूरी समझ में आ गई, जल्दी उसको नोट करो। 3 2 1 रेडी गो, डन हो गया। चलें, और सपोर्टिंग थ्योरी आपके सामने यहां पे लिखी ही हुई थी, ठीक है। तो इसको भी चाहें तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पक्का नोट कर ही लो यार, अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, अब पक्का ये वाली बात समझ में आ गई। अब जो आपसे कहा हुआ था कि मैं ये प्रूव करके बताऊंगा कि I1 इक्वल टू अगर I2 होता है प्रिज्म वाले केस में तो R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R2 के बराबर हो जाएगी। किस वाले केस में, प्रिज्म वाले केस में। किस केस में, प्रिज्म वाले केस में। चलिए ठीक है, दिमाग में बस ये रखो कि I1 इक्वल टू I2 है और क्या प्रूव करना है कि R1 इक्वल टू R2 होता है। क्या प्रूव करना है कि R1 इक्वल टू R2 होता है। चले जल्दी करेंगे इसको प्रूव, गौर करिए भाई। प्रिज्म है भाई, प्रिज्म में आपको डायग्राम हर स्टेप पे बनाना ही पड़ेगा जस्ट टू सपोर्ट एनी थ्योरी और जस्ट टू सपोर्ट एनी इक्वेशन, ठीक है। बनाना ही पड़ता है भाई साहब, ठीक है। गौर करिए, यहां से आ रही है लाइट रेज, व्हाइट कलर की लाइट रेज लेंगे, यहां से आ रही है लाइट रेज। अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो लाइट रेज ऐसे निकल चुकी होती, ठीक है। बट प्रिज्म बीच में आ गया, पहली बात तो यहां बनेगा नॉर्मल। क्या बनेगा यहां पे, नॉर्मल। उसके बाद जब प्रिज्म बीच में आ गया तो लाइट रेज कहां हो जाएंगी, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस तरह। उसके बाद जहां पे आके टकराएंगी वहां पे क्या बनेगा, नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल बनता है हमेशा किसी भी गिवन सरफेस के। अब यहां से लाइट रेज जो है वो दरअसल बेंड होने वाली हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब निकल जाएंगी लाइट रेज कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, अच्छे से गौर करिएगा। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, जब लाइट रेज आकर के स्ट्राइक करी है ना, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पहली बार हुआ है, पहली बार, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद अगर हम यहां पर लगा देते हैं एक ठीक ठाक सा
प्लेन मिरर और सो दैट जिस एंगल पे वो स्ट्राइक कर रहा है वो स्ट्राइक कर रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, तो यहां पे क्या होने वाला है, टकरा करके एकदम ऑन द मूव पीछे। आया समझ? अब यहां पे क्या होगा, जब लाइट रेज यहां टकरा करके वापस आ रही है ना, तो इट्स लाइक दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस बट नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द सेकेंड टाइम, बिकॉज ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। पहली बार तो भैया यहां पे हुआ था, ठीक है, फिर ये पहला रिफ्रैक्शन था, उसके बाद टकरा के ये दूसरी बार आ रही है, तो दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि रेयर मीडियम के लिए इंडेक्स म्यू 1 होता है, अगर डेंसर मीडियम में लाइट रेज फंस जाती हैं तो इसके लिए इंडेक्स म्यू 2 होता है, और बाहर वापस से कैसा मीडियम आ जाता है, रेयर मीडियम आ जाता है, तो इसके लिए इंडेक्स क्या होता है, म्यू 1 होता है, ऑब्वियसली फॉर श्योर, ठीक है। अब जरा गौर किया जाए, स्नेल्स लॉ लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ कहां लगा दें, पहले अपन लगाते हैं पी क्यू, इसका नाम टी रखो, ठीक है, या मैंने पहले मेरे ख्याल से इसका नाम मैंने क्यू रखा था और इसको नाम मैंने टी दिया था, चलेगा इतना पूरा। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं पीटी वाले इंटरफेस पे, तो जैसे अप्लाई करेंगे पीटी पे, तो कहां से आ रही है, तो आ रही है रेयर से, तो म्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद कितने एंगल से आ रही है, तो साइन I1 के एंगल से आ रही है, इक्वल टू कहां जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो उसके बाद कितने एंगल से जा रही है, तो R1 से जा रही है, तो R1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं कि साइन I1 इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 हो जाएगा, तो म्यू हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा साइन R1। अगर एंगल छोटे होते हैं, सुनना मेरी बात को अच्छे से, अगर एंगल छोटे होते हैं तो साइन I1 को हम क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ I1, साइन R1 को हम क्या लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ R1, ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई, पक्का, ठीक है। अब ऐसा ही स्नेल्स लॉ क्यों ना अप्लाई कर दिया जाए दूसरे वाले इंटरफेस पे, ठीक है। तो स्नेल्स लॉ एट, भाई साहब ये पी क्यू इंटरफेस कहां पे अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ एट पी क्यू इंटरफेस। भाई कहां से आ रही है, इक्वल टू कहां को जा रही है, तो लाइट रेस, अब जब पी क्यू पे देखेंगे तो लाइट रेस कहां से आ रही है, अभी यहां पे, तो यहां से आ रही है डेंसर से, ठीक है, तो म्यू 2, और कितना एंगल बना रही है, साइन R2 इज इक्वल टू कहां जा रही है, म्यू 1, और कितना एंगल बना रही है, यहां एंगल बन रहा है I2। अब एक काम करो भाई, म्यू 2 बाई म्यू 1 तो क्या हो जाएगा, म्यू के बराबर हो जाएगा, तो म्यू, और अगर एंगल छोटे हैं तो साइन R2 जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ I2 के बराबर है, इक्वल टू साइन I2 जो है वो सिर्फ और सिर्फ I2 के बराबर है, तो I2 का इक्वेशन बन जाएगा कुछ इस तरह। क्या आपको इतनी पूरी बात समझ में आ गई? सर बिल्कुल, लेकिन हमको तो ये प्रूव करना था सर कि अगर I1 इक्वल टू I2 होता है तो R1 की वैल्यू भी R2 के बराबर हो जाएगी, बिकॉज ये वाला फंडा मैं अलग से क्यों प्रूव करवा रहा हूं, बिकॉज मैं इसके कंक्लूजन को कि I1 इक्वल टू I2 होता है तो R1 इक्वल टू R2 होता है, मैं इस चीज को ना यूज करवा चुका था प्रिज्म फॉर्मूला के डेरिवेशन के अंदर, ठीक है। तो इस बात को प्रूव करना तो बनता ही अपना, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं। चलो सुनना अच्छे से बेटा, अब देखिए यहां पे क्या होने वाला है, I1 कितना आ चुका है, म्यू टाइम्स R1, I2 कितना आ चुका है, म्यू टाइम्स R2, ठीक है। तो नाउ इफ, देख भाई बिल्कुल वही टर्म्स लेके चल रहा हूं सवाल के अकॉर्डिंग, इफ I1 इक्वल टू I2 देन मैं प्रूव कर दूंगा कि I1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, लेकिन इफ I1 इक्वल टू I2 होगा तब ना, इफ I1 इक्वल टू I2 देन इट मींस अगर I1 इक्वल टू I2 है तो इसका सीधा साधा मतलब यह है कि दोनों इक्वेशंस बराबर है, बिकॉज ये I1 की इक्वेशन है, I2 की इक्वेशन है, अब दोनों ही बराबर है I1 इक्वल टू I2, तो दोनों इक्वेशंस भी बराबर हो जाएंगी, तो म्यू R1 इक्वल टू म्यू R2 क्या हो जाएगा, म्यू R1 इक्वल टू म्यू R2, और देयरफॉर जिसको जाना है उसको जाना है, तो म्यू और म्यू हमारे बीच अब नहीं रहे, तो सिंपल सी बात है कि जो बचे वो क्या बचे, वो ये बचा कि R1 और R2 दोनों बराबर हो गए। हैप्पी, आया समझ? तो क्या चीज प्रूफ करनी थी कि अगर I1 इक्वल टू I2 होता है तब जा करके R1 किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर, और यही वाला फंडा मैंने यूज कर लिया था प्रिज्म फॉर्मूला के डेरिवेशन के अंदर, तो मैंने इस बात को आपके लिए बकायदा से प्रूफ भी कर दिया है। आपका काम बस ये बनता है, अगर क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देख लो, ठीक है, हालांकि मैं बता ही चुका हूं पूरा इसके बारे में, चाहो तो लिख लो, लिख लिया होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा इसका पूरा का पूरा डिटेल्ड प्रूफ, डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, जल्दी इसको नोट करो, 3 2 1 रेडी गो, डन। चलो हो गया, पक्का क्लियर।
चलिए भैया, तो अब आपको जो प्रिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिज्म तक की चीजें थी डिस्पर्शन के पहले वाली, तो वो सारी की सारी मैंने आपको यहां पे खत्म करवा दी हैं। आई गेस आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आपका काम बस अब ये बनता है कि जो भी आपने नोट करा है, जो कि ऑब्वियसली आपने नोट करा होगा, उसको तरीके से शाम को आराम से बैठो चिलैक्स करते हुए, उसके बाद उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करोगे उसके बाद अगले वाले कंटेंट पे आएंगे, और फिर वहां पर भी चीजें जो है ना वो प्रिज्म से लिंक तो होने वाली हैं, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।